नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस कहानी में आपको ननंद भाभी के बीच ऐसी एक झूठ आरोप का पेड़ उग जाता है जिसे घर का कोई भी सदस्य नहीं मिटा पाता, क्योंकि घर के बाकी सदस्य भी उस आरोप झूठ के शिकार हुए रहते हैं। और ये सब सिर्फ घर की बहू की वजह से। जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो उस रिश्तों को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। कहानी अंत तक जरूर सुनिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। अब क्या करूं मैं? भाभी, शीशे पर क्या गुस्सा निकाल रही हो? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो कई साल पहले से ही जानती थी आज का यह दिन तुम्हें न देखना पड़े, इसीलिए तो सदा टोकती रही हूँ कि अपना व्यवहार इतना ही हल्का ना बनाओ। मेरा व्यवहार हल्का है? सदा की तरह भाभी ने आंखें तरेरी। तू होगी हल्की, तेरा सारा खानदान होगा हल्का। भैया और भतीजा पास ही खड़े थे। मेरी आंखें उनसे मिली। शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी और माँ के व्यवहार पर। आज बरसों बाद मैं मायके आई हूँ। नाराज थी भाभी भाई से। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं तो बस भाभी के व्यवहार से तंग आकर मायके को त्याग चुकी थी। भाभी का ओछा व्यवहार और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना जब तक सहा गया सहती रही, और जब लगा अब नहीं सह सकती पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं भी सास बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी, बच्चों की तरह उनका लड़ पड़ना अभी गया नहीं। आज भी उनमें परिपक्वता नहीं आई। मेरे खानदान को छोड़ो भाभी, तुम्हारा मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो खानदान पर उतर आई हो? आधी उम्र में इस खानदान की बेटी रही हूँ। मेरा खानदान तो यह भी है जो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र इस तरह लड़ने की नहीं रही जो हम जुलूल बकते रहे। आज सवाल हमारे बच्चों का है कि हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे, मेरी बेटी का सर्वनाश तो तेरे कारण हो रहा है चंदा। तेरी ही ससुराल के है ना उसके ससुराल वाले। तू ही उसका पैर वहां लगने नहीं देती। मेरी ससुराल में जब बेटी का रिश्ता किया था तब क्या मुझसे पूछा था तुमने भाभी? भैया, आपने भी जरूरी नहीं समझा मुझे बताना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कोई बुरी आदत तो नहीं? भला मुझसे बेहतर कौन बताता आपको जिसके सामने वह पला बड़ा है? तब तो मैं आपको दुश्मन नजर आती थी कि कहीं रिश्ता ही ना तुड़वा दूं। मुझे तो पता ही तब चला था जब मेरी चचिया सास ने शादी का कार्ड हाथ में थमा दिया था। क्या कहती मैं तब अपनी ससुराल में कि आने वाली मेरी सगी भतीजी है जिसकी माँ और बाप ने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। गला भर आया मेरा। जानती हो भाभी, मेरी चचिया सास ने भी इसी अनबन का फायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का चला दिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोष क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी बच्ची वहां सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं? न मैं कल किसी गिनती में थी, न ही मैं आज किसी गिनती में हूं। उसी का बदला ले रही है न चंदा। तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जूती के नीचे रहे। मेरा घर तो उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है भाभी। भला मेरी जूती के नीचे वह कैसे रह सकती है? सच तो यह है कि जो कहल तुम सदा यहाँ लड़ती रही हो उसी को अपनी बच्ची के संस्कारों में गूंथ कर तुमने साथ बांध दिया है। एक पर सोना तो उस पर सुहागा। पति अच्छा होता तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डालता रहता जिस तरह भैया डालते रहे हैं। लेकिन वहां वह भी तो सहारा नहीं है। शराबी चरित्रहीन पति पत्नी को नंगा करने में लगा रहता है और पत्नी पति के पर्दे तार तार करने से नहीं चूकती। उस पर आग में घी का काम तुम करती हो। बेटी का घर बसना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो और बेटी को समझाओ कि समझदारी से काम ले। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है। लड़का अच्छा नहीं, लेकिन सास ससुर तो लड़की को सिर आंखों पर रखते हैं।
पति को समझाएं, उसे सुधारने का प्रयास करें। कैसे समझाए उसे मेरी बेटी? उसके तो 10-10 हजार चक्कर है। कई कई दिन वह घर ही नहीं आता। ऊपर से तू भी उसी को दोष देती है। तो क्या करूं मैं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जत मान देते हैं तो उन्हीं का मान रख कर घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करे। मेरे दोष देने या न देने का कोई अर्थ नहीं है भैया। मैं कब उसके घर जाती हूँ? तुमने इतना प्यार ही कहाँ छोड़ा है कि वह बुआ के घर आना चाहे, या मैं ही उसे अपने घर बुलाऊं? तुम्हारे परिवार से दूर ही रहने में मैं अपना भला समझती हूँ। मन भर आया मेरा और मैं अतीत में विचरण करने लगी। यही वह घर आंगन है जहाँ मैं और भैया दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। अच्छा संस्कारी परिवार था हमारा, मगर भाभी के आते ही सब बिखर गया। छोटे दिलो दिमाग की भाभी की जबान गज पर लंबी थी। कुदरत ने शायद लंबी जबान देकर ही बुद्धि और विवेक की भरपाई करने का प्रयास कर दिया था, जिसका भाभी जमकर इस्तेमाल करती थी। अवाक रह जाते हम सब। बच्चों की तरह लड़ पड़ती थी मुझसे। समझ में नहीं आता था कि भाभी का दिमाग इस दिशा में जाता है तो जाता कैसे है। एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान किसी दूसरे पर सीधा सीधा आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचता है कि बरसों का रिश्ता कहीं टूट ही न जाए। लेकिन भाभी तो अपनी जरा सी चीज आगे पीछे होने पर भी झट से मुझ पर आरोप लगा देती थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्तब्ध रह जाती मैं। कैसी बातें करती है भाभी। पहले पहल तो सब मुझे शक से देखते रहे थे, फिर धीरे धीरे समझ गए कि यह सब भाभी के ही दिमाग के उपज है। भैया से 4-5 साल छोटी हूँ मैं, और माँ बाप की लाडली समझदार बेटी जो भाभी के आते ही चोर चुगलखोर और पता नहीं क्या क्या बन गई थी। यह क्या हो गया तुम्हें चंदा? तुम भाभी से झगड़ा क्यों करती हो? का सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसा नहीं थी। क्या भाभी से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो? तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है, और अगर तुम्हारी ननद भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा तुम्हें? भैया ने अकेले में ले जाकर एक दिन पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। यह क्या कह रहे हैं भैया? तब समझ में आया भैया के खींचे खींचे रहने का कारण मैंने भाभी के पैसे निकाल लिए। नहीं तो भैया, जरूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूंगी। भाभी के पैसे चुराऊंगी क्यों मैं? तुमने अपनी भाभी के 300 रुपये नहीं निकाल लिए, और वह शिकायत कर रही है। उसका भारी दुपट्टा और सुनहरी वाली सैंडल भी। भैया, भारी दुपट्टा मेरे किस काम का? और भाभी के पैर का नाप मेरे पैर में कहाँ आता है? कैसे बेसिर पैर की बातें करते हो तुम? जरा सोचो, दुल्हन का सामान मेरे किस काम का? वह कहती है कि तुम उसका सामान चुरा कर अपने लिए संभाल रहे हो। असमंजस में पड़ गई थी मैं। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अपनी भाभी का सामान चुरा कर अपना दहेज सहेजूंगी? पता नहीं कैसे माँ ने भी हमारी बातें सुन ली और हक्की बक्की सी भीतर चली आई। क्या यह सच है चंदा? तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है? काटो तो खून नहीं आ रहा था मुझ में। क्या माँ की भी मति मारी गई है? उस पर भाभी का यह भी कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी भाभी ने घर के सदस्यों के बीच, जिसे पटना सब के बस से बाहर था। हर पल वह किसी न किसी पर कोई न कोई लांछन लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर पल अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने में लगा रहता था। लगता हम सब चोर है जो बस भाभी के ही सामान पर नजर गड़ाए रहते हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या यह लड़की? गुस्से में बोल पड़े थे पिताजी। जब देखो किसी न किसी को चोर बना देती है। हम भूखे नंगे हैं क्या
जो इसी के सामान पर हमारी नजर रहे? बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें हम? कहाँ जाए? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है। इसके आने से 2-3 साल बीतते बीतते मेरी शादी हो गई थी और माँ पिताजी ताऊजी के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपने प्राण भी वही छोड़ दिए थे और मेरा मायका भी इसी दुख में छूट गया था। भाई का घर बसा रहे इस प्रयास में सारे बंधन तोड़ दिए थे मैंने। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे तब जब मैंने आखिरी बार मायका देखा। भैया कभी शहर से बाहर जाते तो मुझसे मिलते जाते, जिससे थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती थी, वरना मैंने तो मायके की ओर से कभी के हाथ झाड़ लिए थे। बेटे की शादी पर भी मैं यह सोचकर नहीं आई कि क्या पता भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्जाम लगा दे। मैंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था, जिस पर भाभी ने यह आरोप लगाया था कि भैया ने भाभी का सोने का हार ही मुझे दे दिया है। एक दिन मैंने भैया से फोन पर पूछा था कि भाभी का कौन सा हार उन्होंने मुझे दिया है, तो रो पड़े थे वह। जीवन नर्क हो गया है मेरा चंदा। मैं क्या करूं ऐसी औरत का? न जीती है न जीने देती है। जी चाहता है इसे मार दूं और खुद फांसी पर लटक जाऊं। भाभी की हालत पर तरस आ रहा था मुझे। रिश्तों के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब यही रिश्ते गले की पास बनने लगे तो कोई कैसे इन रिश्तों का निर्वाह करे। प्रकृति कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो सदा दूसरों को पीड़ा देकर ही खुश होते हैं। जब तक दो घरों में आग न लगा ले उन्हें चैन ही नहीं आता। चंदा, तू कभी मेरा भला नहीं होने दोगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरे ससुराल में लड़की न देती। भाभी के ये शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा मेरे समीप चले आए थे। क्या उत्तर था मेरे पास भाभी के आरोप का? बुआ, आइए, आप ऊपर चलिए, सफर की थकावट होगी। हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे ने मेरी बाह पकड़ी और भैया ने भी इशारे के साथ जाने को कहा। भाभी का विलाप वैसा ही चलता रहा। अनमनी सी मैं ऊपर चली आई और पीछे पीछे भाभी का रुदन कानों में पड़ता रहा। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने चली आई एक प्यारी सी बच्ची। यह आपकी बहू है बुआ, भतीजे ने कहा। पूजा, बुआ को प्रणाम करो। जीती रहो। आशीर्वाद देकर मन भर आया मेरा। रक्त में लहर सी दौड़ने लगी। मेरे भाई का बच्चा है ना यह? इसकी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना न लाती? गले की माला उतार बहू के गले में पहनाने लगी तो भतीजे ने मेरा हाथ रोक दिया। बुआ, आप इस घर की बेटी है। आपको हमने दिया ही क्या है जो आपसे ले लें? बेटा, अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका अनंत वर्षों पहले भाभी ने सबको अपमानित करके किया था। टूटे रिश्तों को तुम जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी। आज भी कोई घर ऐसा ही जैसे मैं अपना मायका कह सकती हूँ। यह कहकर मैं रो पड़ी थी तो भतीजे ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। माला बहू के गले में पहनाकर मैंने उसका हाथ चूम लिया। बड़ी प्यारी लगी मुझे पूजा। झट से मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पल मुझे समझ में आ गया कि भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बहू बेटा ऊपर अलग है। बुआ, पूजा का भी माँ ने वही हाल किया था जो आपका हुआ। जो भी माँ से छू भर जाता है उसी पर माँ कोई ना कोई आरोप लगा देती है। किसी दूसरे के मान सम्मान की माँ को कोई चिंता नहीं। हैरान हूं मैं कि कोई इतना सब कैसे और क्यों करता है। आज कोई भी माँ के पास जाना नहीं चाहता है। अपनी ईमानदारी पूजा भी कब तक प्रमाणित करती रहती। इसकी माँ ने इसे 50 तोला सोना दिया है और माँ ने इस पर भी अपनी अंगूठी उठा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीज़ों के खो जाने का आरोप माँ लगाती है वह चीज़ें वास्तव में होती ही नहीं है।
माँ एक काल्पनिक चीज गढ़ लेती है जो न कभी माँ के पास मिलती है, न न ही उसके पास मिलती है, जिस पर माँ आरोप लगाती है। याद आया मुझे जब पहली बार भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया था, भारी दुपट्टा और सुनहरी सैंडल का। ये दोनों चीजें कभी मिली ही नहीं थी। माँ का ध्येय मात्र दूसरे को अपमानित करना होता है, इसीलिए वह अपनी कोई भी चीज खो जाने का बहाना करती रहती है। मैं क्या करूं बुआ, वह समझती ही नहीं। और यही सब माँ ने निशा को भी सिखा दिया है। मैं मानता हूँ कि उसका पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था, अब शादी के बाद काफी संभल गया है, लेकिन निशा बात बेबात हर पल माँ जैसा व्यवहार ससुराल में करती रहती है, जिस पर उसका पति तिलमिला रहता है। उस पर, उसकी माँ पर अपना कोई ना कोई सामान चुरा लेने का आरोप निशा लगाती रहती है। अब आप ही बताओ, घर में शांति कैसे रहेगी? अपनी इज्जत तो सबको प्यारी है ना बुआ। अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं मनोवैज्ञानिक कारण ही ना हो। हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का आईना होती है। जो माँ ने नानी से सीखा वही निशा में रोपा। बीमार होते हैं ऐसे लोग जो जहाँ जाते हैं असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। आपने हमें छोड़ दिया। दादा दादी ने भी ताऊजी के पास ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए। पूजा भी साथ नहीं रहना चाहती। निशा का पति भी अब उसे साथ नहीं रहना चाहता। बुआ, मैंने इसीलिए आपको बुलाया था कि इस टूटी डोर का एक सिरा पकड़कर अपनी माँ के लिए कुछ प्रायश्चित कर सकूं। मेरी गोद में सिर छिपाकर रोने लगा मेरा भतीजा। हर बेटी यही चाहती है कि उसका मायका रस्ता बसता रहे, फलता फूलता रहे, क्योंकि मायका उसे बड़ा प्यारा होता है। वहां से मिले शगुन के 5 रुपए भी बेटी को लाखों के बराबर लगते हैं, चाहे बेटी अपने घर करोड़पति ही क्यों ना हो। तुम सबको मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे मुंह से हर समय यही निकलता है। उस मर्म को मैं सहज ही महसूस कर सकती हूँ जो आज भैया का है, उनके बेटे का है। क्या करते भैया भी? जिसका हाथ पकड़ा था उसका पर्दा तो रखना ही था। यह अलग बात है कि उसी ने पूरे घर हर रिश्ते को नंगा कर दिया। हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। अकेला इंसान कब तक अपने हिस्से का दायित्व निभाता रहेगा? एक रिश्ते का पूर्ण रूप तभी सामने आता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। अकेले की तूती ज्यादा देर तक नहीं बच सकती। रो रहा था मेरा भतीजा। उसका मन तो हल्का हो गया होगा, लेकिन मेरे मन का बोझ यह सोचकर बढ़ने लगा था कि कैसे मैं अपने चचिया सास के घर जाकर भतीजी की वकालत कर पाऊंगी, कैसे उसे समझा पाऊंगी कि वह अपनी बहू को माफ कर दे। सत्य तो यही है ना कि आज तक मैं खुद भी अपनी भाभी को क्षमा नहीं कर पाई हूँ। बुआ, आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि निशा का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप एक बार निशा के पति को समझाइए और मैं भी निशा को समझाऊंगा। मैं जाऊंगी बेटा। निशा मेरी भी तो बच्ची है। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम हाथ मत जोड़ो। घर का माहौल बोझिल था, फिर भी भैया ने मुझे नेक देकर विदा किया। भाभी सदा की तरह आज भी बाहर नहीं आई। कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना नहीं चाहते। वापस लौट आई मैं। मेरा परिवार मुझे वापस पाकर बहुत खुश था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।